हाँ जी बच्चों, वेलकम। बेटा ये यूनिट 8 चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखो मैं हिंट देता जा रहा हूँ, कैलकुलेशन तुम थोड़ी सी ना बेटा कैलकुलेटर यूज़ करके भी कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ तुम लोग कर लेना तो कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी, है ना। तो एक बार समझते जाओ करना कैसे है, थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद करके देख लेना, ठीक है। तो एक बार देखो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बेटा चैप्टर 2 में एक ही क्वेश्चन पूछा है बच्चों ने, जिसका नंबर है 14। तो देखो इसमें दिया हुआ है मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, 18 AR40 आर्गन का मास दिया हुआ है। फिर यूं कह रहे हैं इसमें से न्यूट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी खर्च होगी वो पता करनी है। तो देखो 18 AR40 की अगर हम इक्वेशन लिखें तो एक तो न्यूट्रॉन ही निकालना है, तो 0n1 और प्लस क्या बचेगा बताओ, 18 AR39। अब आपको पता करना है कितनी एनर्जी निकलेगी। देखो चेक कर लो, 0 और 18 18 और 39 और 1 40। तो देखो बैलेंस है इक्वेशन ये। अब आपको पता करना है कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मान लो बेटा ये मास m1 है, दिया हुआ है ये m1 है, ये न्यूट्रॉन का मास m2 है, और ये तीसरा वाला मास m3 है, ये m3 है। मास सारे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको मास डिफेक्ट पता करना है ना। तो मास डिफेक्ट का मतलब ये होता है, मास डिफेक्ट नहीं होगा बल्कि यह मास ज़्यादा, यानी कि ये मास ज़्यादा है ये कम है। तो आप चेंज इन मास पता कर सकते हैं बड़ी आसानी से। m2 और m3 को ऐड कर लेना, कर लोगे, इन दोनों मासेस को ऐड कर लेना, उसमें से m1 को सब्ट्रैक्ट कर देना। बताओ कर पाओगे या नहीं, आसान सा है। तो ये डेल्टा m निकल आएगा, किस यूनिट में निकलेगा, AMU में। AMU जानते ही हो, एटॉमिक मास यूनिट में डेल्टा m निकल आएगा। अब एनर्जी कैसे पता करोगे, एनर्जी MEV में पता करनी है। तो एनर्जी होती है डेल्टा m में मल्टीप्लाई करना है 931.5 का। कितने का, 931.5 का। तो अगर डेल्टा m AMU में हो और इतने का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर किस में आ जाएगा, MEV में। अब डेल्टा m तुमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो यहाँ लिख लेना जो भी है, और उसमें मल्टीप्लाई कर देना 931.5 का। तो अपने आप आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 9.87 करके आप लोग देखना, और पीछे यूनिट आएगी MEV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल में चेंज करना हो तो MEV की वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन आपको जनरली आंसर MEV में ही दिया होगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से कर लोगे। अब बात कर रहे हैं यूनिट 8 में ही चैप्टर 3 की। तो कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें भी बच्चों ने पूछे हैं, तो जरा उन पर चर्चा कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखो बच्चों, उसमें जो न्यूमेरिकल पूछे हैं उनके नंबर लिखे हुए हैं 13, 17, 18, 19, 22 और 23। चैप्टर है ये रेडियो एक्टिविटी वाला, ठीक है। तो देखो जरा इन्हें 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो जरा। सबसे पहले है 13। तो देखो बच्चों 13 में दिया हुआ है किसी चीज का हाफ लाइफ टाइम 100 ईयर्स है। हाफ लाइफ टाइम कितना है बच्चों, 100 ईयर्स, और उसकी एक्टिविटी को 1/10 करना है। एक्टिविटी कितनी करनी है भाई, 1/10। तो वो कह रहा है 1/10 एक्टिविटी करने में कितना समय लगेगा। तो 1 मिनट में जरा क्वेश्चन को निकाल ले रहा हूं बच्चों, तो 1 मिनट मुझे लगेगा। हाँ ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 3 देखना है ना। हाँ भाई, तो देखो बच्चों फॉर्मूला तुम्हें याद ही है, सवाल यही है लगभग जो मैंने पढ़ा है। लो जी सवाल तो निकल आया है, क्वेश्चन का नंबर है 13। तो जरा देखो इसे, 13 वाला है ये। अब देखो भाई शुरू कर रहा हूं।
सवाल पढ़ लिया तुम लोगों ने? तो देखो फॉर्मूला होता क्या था हमारा, तुम्हें याद ही है, फॉर्मूला होता था R इक्वल्स टू R नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। याद आ गया होगा। फिर मैंने कहा था इसको सही कर लिया करो हमेशा ही, क्योंकि इस तरह से ये e की पावर्स में तो ज़्यादा यूजफुल रिजल्ट नहीं है। तो आप क्या करते हैं, इसको इधर ले जाओ, e की पावर लैम्डा टी, और r को इधर ले गए तो R नॉट अपॉन R। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने का फायदा ये होता है लॉग और ई कट जाते हैं, तो लैम्डा टी की वैल्यू आ गई बेटे लॉग, ये बेस इसका ई है, R नॉट अपॉन R। और अगर इसका बेस आप कितना करना चाहो 10, तो क्या करोगे 2.303 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.303 लॉग R नॉट अपॉन R। अब ये बेस हो गया 10। अब तुम्हें टाइम निकालना है तो लैम्डा नीचे आ जाएगा, तो टी हो जाएगा 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग बेस 10 R नॉट अपॉन R। अब कोई बच्चा ये कह सकता है सर लैम्डा कैसे पता करेंगे, है ना, लैम्डा तो इसमें नहीं पता है। तो लैम्डा पता करना तो यार बहुत आसान है। बोलो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बोलो क्या था, लैम्डा बराबर 0.693 अपॉन टी। याद आ रहा है? तो टी की वैल्यू ईयर्स में लगाओगे तो आंसर ईयर्स में निकल आएगा। टी की वैल्यू 100 ईयर्स दी हुई है तो यहाँ लगा देना, तो स्मॉल टी कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन लैम्डा की वैल्यू लगाई 0.693 अपॉन टी, ये टी ऊपर आ जाएगा 100 ईयर्स वाला, लॉग बेस 10 R नॉट तो लिखा ही है, और R की वैल्यू लगा दो, R की वैल्यू है R नॉट बाई 10, तो R नॉट और बाई वाला 10 ऊपर आ जाएगा। अब log 10 की वैल्यू जानते हो, log 10 होता है 1, सीधा सा रूल होता है log 10 1, log 100 दो जीरो आएंगी तो 2, log 1000 3, इस तरह से होता है। तो log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा, तो खाली वैल्यू ही रखनी रह जाएगी 2.303, टी की वैल्यू 100 ईयर्स अपॉन 0.693, ओब्वियसली log 10 इज 1, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे खुद से और पीछे लिख देंगे ईयर्स, ये आंसर आपका आ जाएगा। आसान सा लगा होगा, है? तो देखो एक सवाल और देख लेते हैं। अब है 13 के बाद 17, देखो पेज बदल रहा हूं, 17 पर आ रहे हैं। बी केयरफुल, बहुत आसान सवाल है। देखो ये कह रहे हैं बेटा हमारे पास 1 ग्राम 88 रेडियम 226 है। ये नंबर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब अगर 226 ग्राम 226 ग्राम रेडियम ले लोगे तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर वैसे तो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में 6.023 की जगह 025 दिया हुआ है, तो जो दिया है उसे ले लेंगे, है ना। और वहाँ 1 किलो मोल दिए हुए थे, 1 किलो मोल को मैंने 1000 का डिवाइड करके 1 मोल की वैल्यू निकाल दी है ना। वैसे तो स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 मोल, सबको याद होगा। बताओ 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। आपकी बुक के अनुसार 6.025 इंटू 10 की पावर 23 सवाल में लेने हैं। तो अब देखो इसका हाफ लाइफ टाइम तुम्हें पता करना है, राइट। तो बताओ भाई कैसे करोगे। सबसे पहले आपको यहां से लैम्डा पता करना पड़ेगा, लैम्डा से टी पता चलेगा, आर दिया हुआ है। अब बताओ फॉर्मूला याद है तुम्हें, आर का फॉर्मूला होता है आर बराबर लैम्डा एन। देखो समझो, अब आर तो तुम्हें दिया है, काश के तुम्हें एन पता हो, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1 ग्राम में, और लैम्डा की वैल्यू रख दो 0.693 अपॉन टी, तो सोई तुम्हारा काम बन जाएगा। तो देखो लैम्डा की वैल्यू रख दे रहे हैं 0.693 अपॉन टी और एन, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब एन निकालना सीखो, मेनली एन निकालने को ही आपको सीखना है, तो जरा सीखो। अगर हम कितने ग्राम लेते रेडियम 226 ग्राम, ध्यान से देखना
226 ग्राम अगर हम रेडियम लेते तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते भाई? आपको पता है 1 मोल है, 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6.025 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स उसमें होते। अगर कितना लेते? 226 ग्राम। लेकिन बेटे तुमने सिर्फ 1 ग्राम ही रेडियम लिया है, तो 1 ग्राम रेडियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? मान लो ये होंगे n। तो अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा बता, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 226n बराबर 6.025 इंटू 10 की पावर 23। तो n निकल आएगा, 226 का डिवाइड हो जाएगा, तो 6.025 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 226। ये क्या निकल आया? n। n की वैल्यू यहां रख देंगे। r तुम्हें दिया हुआ है 1 क्यूरी। 1 क्यूरी का मतलब याद है 3.7 इंटू 10 की पावर 10 dps। 3.7 इंटू 10 की पावर 10 dps। तो r हमें दिया हुआ है, अब वैल्यू लगा रहे हैं। r इस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, इक्वेशन 1 का। r की वैल्यू लगा दो 3.7 इंटू 10 की पावर 10 dps। r पता चल गया, और 0.693 अपॉन t, और n ये है 6.025 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 226। अब यहां से भाई साहब आपको t निकालना पड़ेगा, तो जरा सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो t कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, है ना। देखो t तो इधर आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, है ना। तो t आ जाएगा 0.693 इंटू 6.025 और 10 की पावर 23, और नीचे आएगा 3.7 और 226 और पावर 10 की पावर 10। आसान सी कैलकुलेशन है। ये आंसर आएगा सेकंड्स में। किसमें आएगा भाई? सेकंड में। अब तुम्हें सेकंड में नहीं निकालना है आंसर, आंसर दिया हुआ है ईयर्स में, तो सेकंड को ईयर्स में बदल पाओगे? अच्छा बताओ सेकंड को ईयर्स में कैसे बदलें? तो जो भी आंसर आया होगा इनको सॉल्व करने से उसे तो लिख ही लेना यहां पर। अब बदलो इन्हें ईयर्स में। तो देखो पता ही है तुम्हें, एक साल में 365 डेज हैं, एक दिन में 24 घंटे हैं, एक घंटे में 60 मिनट हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड हैं। इतने का डिवाइड और कर दोगे तो ये आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ईयर्स में। कितने कितने का डिवाइड किया है? 365, क्योंकि एक साल में इतने दिन होते हैं। अब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इतने का डिवाइड कर दोगे तो आंसर विल अपीयर इन ईयर्स। तो इस तरह से ईयर्स में आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखना, 1583.2 ईयर्स आ रहा है, तो आप सॉल्व करके देखना, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। कर लोगे? सॉल्विंग का काम आपको करना है, मैंने बताया ही था। कैलकुलेटर से करिए आप आराम से, ताकि आप चेक कर पाएं। ठीक है। अब मैं अगला सवाल ले रहा हूं बेटा, 18 है, तो इस पर जरा सा फोकस कर रहे हैं। देखो भाई जरा 18, ये है 18 भाई है। देखो ये दिया हुआ है कि बेटे हमारे पास जो है ना एक्टिविटी किसी चीज की दी हुई है, पोलोनियम है 84, पोलोनियम 210। इसकी एक्टिविटी दी हुई है 5 मिली क्यूरी। तो एक्टिविटी हो गई 5, तो ठीक ही है। मिली जानते ही हो 10 की पावर -3, और क्यूरी तुम लोग फिर जानते हो 3.7 इंटू 10 की पावर 10 dps। तो देखो बेटा आराम से आप समझ सकते हो, 5 इंटू 3.7 और 10 की पावर हो गई ये 7। इतनी एक्टिविटी है। अब आपको हाफ लाइफ टाइम भी दिया हुआ है और मास पता करना है। तो देखो जरा, फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, R बराबर लैम्डा n। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आसान सा रिजल्ट है, R बराबर लैम्डा n। अब एक सवाल ये है कि हम
यहाँ से हमें दिया हुआ है हाफ लाइफ टाइम, तो हम क्या करेंगे, तो देखो बेटा आर की वैल्यू तो लगा देंगे हम, ये रही 5 इंटू 3.7 इंटू 10⁻7, लैम्डा की वैल्यू 0.693 अपॉन टी, और एन, एन तो एन है। तो क्या होगा, टी की जब यहां वैल्यू लगा दोगे, है ना, टी की वैल्यू ये दी हुई है 138 ईयर्स, तो इसको सही करके लगा दोगे तो एन निकल आएगा तुम्हारा। लेकिन ईयर्स को भाई साहब कन्वर्ट कर लेना सेकंड्स में, ईयर्स में लगाओगे तो मामला नहीं चलेगा, है ना। तो एन कितना आ जाएगा बताओ, एन आ जाएगा 5 इंटू 3.7 इंटू 10⁻7 इंटू टी, ये वाला टी की वैल्यू है 138 ईयर्स, तो 138, एक साल में 365 डेज, एक दिन में 86,400 सेकेंड। 86,400 कैसे आते हैं, 24 इंटू 60 इंटू 60, वैसे भी याद रखो एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं, 86,400 सेकेंड होते हैं एक दिन में, तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो। और ये 365 डेज हैं, तो ये टी की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, है ना, कैपिटल टी की, और अपॉन 0.693, अपॉन 0.693। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे आपके नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। अब आप कहेंगे सर नंबर ऑफ एटम्स निकल आए, लेकिन हमें तो मास पता करना था, अब मास कैसे निकालें। फिर वही आप यूज करेंगे, अगर 210 ग्राम होता तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स होते एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो हम फिर वो यूज करेंगे कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास होता है वो होता है भाई साहब पोलोनियम में 210 ग्राम। अब हमारे एटम्स n जो आपने निकाले यहां लिखे होंगे, तो n एटम्स का मास तुम्हें निकालना है, n एटम्स का मास तुम्हें निकालना है ना, तो ये तुम्हें निकालना है। मान लो ये मास m है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे ये दोनों, तो m निकल आएगा यहां से। कैसे करोगे बताओ जरा, इतने एटम्स का मास 210 ग्राम है, तो n एटम्स, n तुम कैलकुलेट कर चुके होगे यहां, है ना, तो कैलकुलेट करोगे तो कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर ये आएगा 3.183, लिख दे रहा हूं ताकि समझने में तुम्हें आसानी रहेगी। 3.183 इंटू 10⁻15 कितना आएगा बताओ भाई, 3.183 इंटू 10⁻15 एटम्स आएगा। सॉल्व करके देख लेना, तो यहां लिख देना यही वाली वैल्यू, है ना। तो बताओ कितना आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा m इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 बराबर n इंटू 210। अब यहां से m निकालना तो बिल्कुल आसान है, n की वैल्यू रख दो ये वाली 3.183 इंटू 10⁻15 इंटू 210 जैसा कि देख रहे हो, और डिवाइडेड बाई ये वाली चीज 6.023 इंटू 10⁻23। अब भाई साहब मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप ही को करना है, आंसर आएगा ग्राम्स में, क्योंकि ये वैल्यू ग्राम में दी हुई है ना, तो आंसर भी ग्राम में आ जाएगा। सही सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 1.11 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। भाई कैलकुलेशन आपको करनी है, मैंने बार बार कहा, मैंने कैलकुलेटर नहीं यूज़ किया है ना, वो आपको एक बार करके देखना है। वैसे बहुत आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट बेटे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक और सवाल ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको देखो। इसमें बच्चों आप सवाल पढ़ लीजिए, है ना। सवाल में लिखा हुआ है 92 यूरेनियम 238 से ये बनना है थोरियम, और एक अल्फा पार्टिकल फ्री हो रहा है।
तो 2He4 ये अल्फा पार्टिकल होता है। आप चेक भी कर सकते हैं इक्वेशन को, 92 है, 90 और 2 92 हो जाएगा, ऊपर ऐड करोगे 238 हो जाएगा। तो आपको पता करना है कितनी एनर्जी रिलीज होगी। बहुत आसान है। इस मास को m1 मान लो, ऊपर लिखा है मास, इस मास को m2 मान लो और इस मास को m3 मान लो। फिर वही मास डिफेक्ट पता करो, तो मास डिफेक्ट होगा बच्चों, ये वाला मास ज़्यादा होगा m1, चाहो तो ऐड करके देख भी लिया करो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। m2 और m3 को ऐड करोगे तो ये कम आएगा, तो घटा दोगे तो मास डिफेक्ट निकल आएगा। मास डिफेक्ट माने दिस मास, इसमें से इन दोनों का मास हटा दिया है। अब बताओ भाई मास डिफेक्ट निकल आया, अब तुम्हें क्या करना है, इसमें से एनर्जी पता करनी है। अब एनर्जी पता करना तो बहुत ही आसान काम होता है भाई। डेल्टा एम ये AMU में आएगा, किस में आएगा, AMU में। तो डेल्टा एम लिख लो जितना आए AMU में, और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 931.5, तो आंसर कन्वर्ट हो जाएगा MEV में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MEV में। तो डेल्टा एम काफ़ी छोटा आएगा, कैसे निकालोगे, इस मास में से इन दोनों का मास ऐड कर लेना और सब्ट्रैक्शन से डेल्टा एम निकल आएगा, AMU में आएगा, उसमें इतने का मल्टीप्लाई कर देना तो एनर्जी रिलीज निकल आएगी। करके देखोगे तो आंसर जो आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, आंसर आएगा 4.25 MeV। MEV जानते ही हो, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग वैसे आपको पता होना चाहिए, होता है 1.6 मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 है, तो 19 पावर होती थी, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड 1 MEV। तो इस तरह से 19 भी आप कर पाओगे। एक सवाल और ले रहा हूं बच्चों, इसको देखो जरा, अच्छा सवाल है। 19 के बाद है 22, तो जरा समझो 22 एक बार पढ़ देते हैं। देखो भाई साहब, 1 मिलीग्राम थोरियम है, 1 मिलीग्राम थोरियम इमिट्स 22 अल्फा पार्टिकल्स पर मिनट। 1 मिनट में इतने अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर रहा है पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो एक यूनिट सॉलिड एंगल में, यानी एक स्टेरेडियन सॉलिड एंगल में ये इतने पार्टिकल्स इमिट कर रहा है। तो आपको इसका T एवरेज पता करना है। एटॉमिक वेट ऑफ थोरियम दिया हुआ है, कितना है, 232। कितना है भाई, 232 ये दिया हुआ है। ये बताओ भी, सारी बात क्लियर हो गई है। अब बताओ भी, सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे कि पूरे इनका dN/dt है कितना। 22 R की वैल्यू दी हुई है, R माने एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी है 22 अल्फा पार्टिकल्स पर मिनट। 1 मिनट में ध्यान रखना हो, पर यूनिट सॉलिड एंगल है। तो भाई पूरा सॉलिड एंगल होता है 4 पाई। कितना होता है मालूम है, 4 पाई। तो 4 पाई का मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल आएगा कुल सॉलिड एंगल में से कितने पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ये मालूम है ना, एक स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन होता है। कहाँ पढ़ाया था मालूम है, हाँ ये पढ़ाया था यूनिट 1 में गॉस थ्योरम में। वहाँ बताया था ओमेगा इक्वल्स टू ds/r²। फिर बताया था स्फीयर के लिए एरिया 4 पाई r² होता है, तो r² का डिवाइड कर देते हैं तो सॉलिड एंगल आता है 4 पाई स्टेरेडियन। याद आ गया होगा। तो ये अब बेटे ये 1 मिनट में है, ये पार्टिकल्स कितनी देर में निकल रहे हैं, 1 मिनट में, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 मिनट में इतनी एक्टिविटी है। तो अगर 1 सेकंड में आप देखना चाहो तो 60 का डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये पर मिनट थी एक्टिविटी, पर मिनट की वजह से 60 का डिवाइड किया। पर यूनिट सॉलिड एंगल है तो 4 पाई का और मल्टीप्लाई कर लिया है, तो हमें एक्टिविटी निकल आई है, ये इतने पार्टिकल्स 1 सेकंड में इमिट हो रहे हैं, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। पहले बताओ, अब बताओ भाई, आपको ये R का फॉर्मूला होता है R बराबर λN। अब समस्या यह है कि हमें पता करना है T एवरेज। तो T एवरेज पता करना मुश्किल नहीं है।
टी एवरेज होता है 1/λ। तो लैम्डा की जगह आप 1/T एवरेज लिख दोगे तो आर का फॉर्मूला बन जाएगा 1/T एवरेज इंटू एन। तो टी एवरेज निकालना है, आर नीचे आ जाएगा, तो टी एवरेज हो जाएगा n/r। अब समस्या है n निकालने की, नंबर ऑफ एटम्स निकालने की। तो उसके लिए बेटा एक ही तरीका है, एवोगैड्रो लॉ होता है, हमेशा वही लगाना होता है। तो एवोगैड्रो लॉ लगाओ। कैसे लगाओगे एवोगैड्रो लॉ, बताओ भाई। कितना, 232 ग्राम अगर थोरियम ले लो, 232 ग्राम थोरियम ले लो, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। कितने थोरियम में, 232 ग्राम थोरियम में। लेकिन तुमने 232 ग्राम नहीं लिया है, 1 मिलीग्राम लिया है। मिलीग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 10⁻³ ग्राम, ये 1 मिलीग्राम का मतलब है 10⁻³ ग्राम। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स n है। तो अब n तुम आराम से निकाल सकते हो, n हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा देखो, तो 6.023 इंटू 10⁻20, 23 में से 3 पावर चली जाएंगी 20, और डिवाइडेड बाई 232। तो इस तरह से क्या निकल आएगा भाई साहब, n निकल आया n। अब n की वैल्यू यहां लगा दोगे और r की वैल्यू ये रही, n और r का डिवाइड करोगे तो t एवरेज निकल आएगा। तो t एवरेज आप निकाल पाएंगे। किन किन का डिवाइड करना है, बोलो भाई, n का और r का। तो यहां से आपका t एवरेज निकल आएगा, फिर उसे ईयर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा n की वैल्यू रख दे रहे हैं 6.023 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाई 232, और r की वैल्यू ये रही 22 इंटू 4 पाई और अपॉन 60 ऊपर चला जाएगा। ये आंसर सेकंड्स में निकलेगा। किस में निकलेगा, सेकंड्स में। अब सेकंड को आपको चेंज करना है ईयर्स में। अब आप बताओ कैसे चेंज करोगे। तो जो भी ये वैल्यू निकलेगी उसे लिख लेना, वॉट एवर इट इज। अब इसमें डिवाइड करना 365 का, और एक दिन में होते हैं 86,400 सेकेंड। तो ये आंसर ट्रांसफर हो जाएगा ईयर्स में। अब भाई साहब ये डिवाइड वगैरह का काम तो आप ही को करना पड़ेगा साहब, आप करिए। सही करोगे तो आंसर अपने आप मैच हो जाएगा। आंसर दिया हुआ है 1.786 इंटू 10⁻10 ईयर्स। तो आप डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 1.786 इंटू 10⁻10 ईयर्स, ये आ जाएगा। ओके है। अब देखो बेटा एक सवाल और है इसी चैप्टर का, तो उसको हम और ले लेते हैं। ये है 23, जरा ध्यान से एक बार सवाल को पढ़ लो। देखो कोई सैंपल है, कोई सोर्स है, उसका हाफ लाइफ टाइम 30 मिनट्स है, यानी आधा घंटा है हाफ लाइफ टाइम। और शुरू में वो सोर्स जिगर मुलर काउंटर से 2 मीटर दूर है। अब उसकी दूरी को चेंज किया गया, पता नहीं आपने कितना चेंज किया, नहीं मालूम है, लेकिन उसकी एक्टिविटी 360 पर सेकेंड से घटकर सिर्फ 5 पर सेकेंड रह गई। कितनी देर बाद, 1.5 घंटे बाद, 1.5 आवर्स बाद, है ना। अब देखो अगर हम वैसे सोचते तो एक्टिविटी होनी कितनी चाहिए थी, पहले 360 थी, ओके माना, आधा घंटा बीतता तो एक्टिविटी हाफ लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम के अनुसार एक्टिविटी आधी हो जाती, तो ये 180 हो जानी चाहिए थी। फिर आधा घंटा बीतता तो फिर आधी हो जाती, एक्टिविटी 90 हो जानी चाहिए थी। फिर आधा घंटा बीतता तो एक्टिविटी 45 रह जानी चाहिए थी पर सेकेंड। सोचो ऐसा ही तो होना चाहिए था, क्योंकि 1.5 घंटे का समय है। देखो आधा घंटा ये भी था, आधा घंटा ये भी था, 1 घंटा और आधा घंटा ये भी था, 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे बाद अगर ये हम दूर ना करते काउंटर को, काउंटर यहीं रहता, तो एक्टिविटी 360 से आधे घंटे बाद रह जाती 180, 180 से 90 और 90 से 45 रह जानी चाहिए थी। लेकिन 45 नहीं है, एक्टिविटी सिर्फ 5 रह गई है। अब सोचो 5 क्यों रह गई होगी, क्योंकि तुमने काउंटर को दूर कर दिया। दूरी बढ़ने से क्या होता है, दूरी बढ़ने से
आपके पास कम पार्टिकल्स पहुंच पाएंगे दूरी बढ़ने से। इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे होता है। तो पहले इंटेंसिटी 45 की जगह 5 रह गई, तो इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। दूरी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो बताओ क्या हो जाएगी, I1 अपॉन I2 बराबर R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। वैसे तो कोई बात, बच्चा समझदार हो तो यही जवाब दे सकता है। इंटेंसिटी देखो कितनी रह गई, देखो 9 का डिवाइड लग गया, 45 से 5 रह गई, 9 का डिवाइड, तो 9 का अंडर रूट ले लो, यानी कि डिस्टेंस को 3 गुना कर दिया गया है। 3 गुने का मतलब यह है, पहले 2 मीटर थी ना, तो अब 3 गुना कर दिया गया, 6 मीटर दूरी कर दी गई है। लेकिन एक बार देख लो कैसे करें। तो पहले इंटेंसिटी होनी चाहिए थी 45, तो होनी चाहिए थी 45, है ना, और रह कितनी गई है, रह गई है 5, तो 45 अपॉन 5। अब आपको R2 तो निकालना ही है, तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ये दूरी कितनी थी बताओ, R1 2 था, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। तो देखो 5 से 45 9 बार कट गया, तो 4 9 जा 36, तो R2 स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो R2 कितना आ जाएगा, 6 मीटर। इसका मतलब ये है बेटे कि जिगर मुलर काउंटर को पहले से 3 गुनी दूरी पर रख दिया गया है। पहले ये 2 मीटर की दूरी पर था, अब ये 6 मीटर की दूरी पर रख दिया गया है ना। अगर ये 2 मीटर की दूरी पर ही रखा होता ना, तो फिर आंसर कितना आता, 45, है ना। जो डिसइंटीग्रेशन की रेट है वो 45 आती, लेकिन वो आ रही है ओनली 5। इसका मतलब है आपने जिगर मुलर काउंटर को सोर्स से 6 मीटर की दूरी पर रख दिया गया है। उम्मीद है बेटे ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमने यूनिट 8 में चैप्टर 1 2 3 के न्यूमेरिकल्स तो कर लिए हैं। कल हम चैप्टर 4 की वीडियो और आपको दे देंगे। थैंक यू बच्चों।